Hello dear friends, welcome to our channel. So we are going for our next topic. तो अभी हम नेक्स्ट जो पॉइंट करने वाले हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो किया था वो मौर्योत्तर काल का ही है। तो उसमें मैंने आपको बताया था हम दो वीडियो इसमें करेंगे। एक में तो करेंगे वो रूलर जो इंडियन ओरिजिन के थे या इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद कुछ वो किंगडम्स हैं, कुछ वो राज्य हैं जो कि मौर्यों के ही राज्य से निकल के बने या उन पे कब्जा किया, पर वो रूलर इंडिया के नहीं थे। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक रूलर्स, क्योंकि इन्होंने अपना जो कब्जा जमाया वो पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, पंजाब का हिस्सा है और वेस्टर्न इंडिया के जो हिस्से हैं, इन हिस्सों में इनके कब्जे थे। ठीक है, और इनका जो संबंध था वो ग्रीक एथनिसिटी से था, तो इसीलिए इनको इंडो ग्रीक रूलर कहा जाता है, हिंद यूनानी शासक। ठीक है, तो इसीलिए जो मौर्योत्तर काल है यानी मौर्यों के बाद का जो समय है, उसमें आगे जो उनके किंगडम पे आगे जो कब्जा हुआ वो दो हिस्सों में बंट जाता है, एक नेटिव यानी कि इंडियन ओरिजिन के और एक जो विदेशी ओरिजिन के। ठीक है, तो इसमें आप देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें हिंद यूनानियों के बाद आते हैं शकों के बाद आते हैं पल्लव, जिनको कि पार्थियन भी कहते हैं, और इनके बाद आते हैं कुषाण। ये क्रम है जो कि फॉरेन रूलर्स का रहा है। ठीक है, तो अब हम इनको करते हैं सीरीज में कौन कौन किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक रूलर्स। अब जब हमने किया था नंद डिनास्टी वाला जो टॉपिक किया, उसके बाद मैंने आपको अलेक्जेंडर के बारे में बताया, सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर जब यहाँ से गया तो अपने जो सेनापति थे उनको गवर्नर बना के इन इलाकों का वो चला गया। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाके थे वहाँ पर सेल्यूकस निकेटर का रूल था और ये बैक्ट्रिया पर शासन करते थे बेसिकली। और उसने सेल्यूकस निकेटर से लेके उसके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके आगे जो उत्तराधिकारी थे उनमें सबसे जो बड़ा मेन था वो था एंटियोकस वन तक उनका जो रूल था वो कोई उसमें चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई विद्रोह नहीं हुए, कोई राज्य अलग नहीं हुए। पर एंटियोकस 2 के समय में कोई छोटे छोटे विद्रोह होकर इलाके जो थे वो बढ़ गए। अब बैक्ट्रिया जो था, बैक्ट्रिया यहाँ पर, अब ये पाकिस्तान के एरिए हैं, ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, और इधर आ जाता है ईरान के इलाके। तो ये जो अपर इलाके थे, इन इलाकों में एक रूल था जिसको कहते थे बैक्ट्रिया। ठीक है, जिसमें कि अफ़गानिस्तान के इलाके, ऊपरी इलाके, कुछ इलाके ईरान के इस तरफ, यहाँ ईरान के इस तरफ के इलाकों में होता था पर्थियन। ठीक है, इसको पर्थिया बोलते थे या पर्थियन रूल बोला जाता था। तो बैक्ट्रिया के शासकों ने सबसे पहले डिमिट्रियस नाम के राजा ने इंडियन हिस्सों पे कब्जा शुरू करना किया और उसने पंजाब के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अब देखें कि जो हिंद यूनानी शासक हैं उनमें अगर हम रूल करें तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सेल्यूकस निकेटर से स्टार्ट होता है और एक लंबा जो क्रम है उनका चलता है। ठीक है, तो डियोडोट्स प्रथम है, डियोडोट्स द्वितीय है, या जिसको हम कहें हर्मिक्स है, डिमिट्रियस है, मिनांडर हैं, ये कुछ रूलर यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो डिमिट्रियस जो था, डिमिट्रियस ने सबसे पहले यहाँ पर अटैक किया और पंजाब के काफ़ी हिस्सों पर उसने जो था कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पाकिस्तान में एक इलाका है सियालकोट को पहले कहा जाता था शाकल। तो डिमिट्रियस ने इन हिस्सों की जो राजधानी बनाई वो शाकल को बनाया। ठीक है, तो हिंदी यूनानियों के बारे में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कहे जाते हैं, बताए जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो डिमिट्रियस का अटैक है वो 190 BC में माना जाता है, 190 ईसा पूर्व में वो अटैक माना गया है। ठीक है,
और इनका जो सबसे महान शासक हुआ हिंद यूनानियों का, वो माना जाता है मिनांडर को। ठीक है, मिनांडर जो कि 165 बीसी से 145 बीसी तक माना गया है। ठीक है, और हिंद यूनानी था, परंतु इसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म जो अपनाया, एक नागसेन नाम से व्यक्ति थे, ये मैंने आपको बौद्ध धर्म के समय बताया था। नागसेन या नागार्जुन नाम के बौद्ध भिक्षु ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो उस समय इनके बीच में जो सवाल जवाब हुए थे, उस पर एक ग्रंथ भी लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, जिसका मतलब है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, तो ये एक बौद्ध धर्म के संबंध में काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, और इसके अलावा जो हिंद यूनानी हैं, उनके जो टचेज़ हैं इंडिया में, उसने इंडियन लिटरेचर पे बहुत इफ़ेक्ट भी डाला, कला पे काफ़ी प्रभाव दिया। ठीक है, जैसे कि एक नई कला विकसित हुई, गांधार कला। ठीक है, जो हेलेनिस्टिक आर्ट था, हेलेनिस्टिक आर्ट इंडिया में आया, और एक जो उनकी मूर्ति कला थी, ग्रीक आर्किटेक्चर था, उसको वो लेकर आए और उससे उन्होंने मूर्तियाँ भी बनी। तो एक नई शैली का विकास हुआ और वो थी गांधार कला। ठीक है, हिंद यूनानियों की जो जानकारी है वो उनके सिक्कों से काफ़ी प्राप्त होती है। हिंद यूनानियों ने जो सिक्के चलवाए, उन पर उनके पिक्चर लगी रहती थी। तो हिंद यूनानियों के जो सिक्के हैं, उनसे उनके वंशावली के बारे में काफ़ी पता लगता है, बल्कि सिक्कों से उनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, उनके वंश के बारे में, राजा के बारे में, उनके काल के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इनके समय के जो सिक्के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और हिंद यूनानी ही पहले ऐसे शासक थे भारत में जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, इससे पहले आप रूलर पढ़े थे हमने, इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें पढ़ा था सातवाहन वंश। सातवाहनों ने तांबा, कांसा, सीसा, पोटीन के सिक्के चलवाए थे। लेड के, शीशे के सिक्के उनके ज़्यादा थे, परंतु सोने का जो सिक्का है वो हिंद यूनानियों के समय आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जीके सेक्शन में। इसके अलावा हिंद यूनानियों से ही हमें कई और भी चीज़ें मिली, जैसे कि पर्दा, जो नाटक होते हैं, नाटक में जो पर्दे का चलन है, ठीक है, जिसको कि यवनिका कहा जाता है। ठीक है, कोई भी नाटक शुरू होने से पहले आप देखो वहाँ पर पर्दा पड़ा रहता है, जब पीछे सारा सीन रेडी हो जाता है तब पर्दा उठता है। तो ये जो पर्दे का सिस्टम है, ये हिंद यूनानियों से ही माना जाता है, उन्हीं के समय में शुरू हुआ। ठीक है, इसके अलावा हेलेनिस्टिक आर्ट, मुद्राओं पर राजा के नाम को लिखना। ठीक है, सिक्कों पर जो राजाओं के नाम हैं उनके डिटेल हमें सिक्कों से ही मिली है, तो ये सिस्टम भी माना जाता है कि हिंदी यूनानियों के समय में ही शुरू हुआ। कैलेंडर की शुरुआत हुई। ठीक है, कैलेंडर भी किस ज़माने में माना जाता है, जो एक यूजुअल से कैलेंडर शुरू हुआ वो भी हिंद यूनानियों के समय शुरू हुआ। हफ्ते में 7 दिन का चलन भी माना जाता है कि इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, और ज्योतिष विद्या के बारे में कहा जाता है कि भारत में ज्योतिष विद्या का जो एक विकास है वो अपने चरम पर आ गया हिंद यूनानियों के समय में। ठीक है, हिंद यूनानियों के संपर्क में आने से भारतीय जो ज्योतिष विद्या थी वो और स्ट्रॉन्ग हो गई, अच्छी हो गई। ठीक है, क्योंकि ग्रीक लोगों में पहले जो ग्रहों के बारे में जानकारी थी, काफ़ी जानकारी थी, तो उसका संबंध भारतीय से जुड़कर वो और ज़्यादा निखर गई। तो ज्योतिष विद्या का विकास माना जाता है कि हिंद यूनानियों के समय में अधिक हुआ। राशियाँ जो है 12 राशियाँ, उनका चलन भी माना जाता है कि हिंद यूनानियों के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं हिंद यूनानियों के बारे में। उसके बाद आते हैं शक। अब शकों के बारे में कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने बेसिकली यहाँ पर चरागाह खोजने आए थे। ठीक है, शक जो थे ये चरागाह की खोज में इन हिस्सों में पहुँचे और इनकी 5 शाखाएं थी। ये 5 शाखाओं में भारत में आए और भारत के अफ़गानिस्तान से लेकर भारतीय हिस्सों तक अलग अलग हिस्सों में ये फैले, जिसमें कि
एक जो इनकी शाखा थी वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, एक पंजाब में जिन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो तक्षशिला को बनाया, एक मथुरा में, एक उज्जैन में, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान में इसके अलावा पंजाब, मथुरा, उज्जैन और एक इनकी शाखा थी गुजरात महाराष्ट्र के इलाकों में, महाराष्ट्र के जो नॉर्दर्न इलाके हैं, ठीक है, उन हिस्सों में आके ये फैल गए। अब यहाँ पर क्या है कि अब जैसे आपको बताइए बेसिकली चरागाह खोजने के लिए आए थे और इनका जो प्राचीन राजा के बारे में जानकारी मिलती है, एक राजा इनका हुआ मौ जिसको कहा जाता है, या उसका नाम माउस भी कई जगह पर आया है, मोग भी आया है, ठीक है। तो इनका जो सबसे पुराने राजा का नाम आता है वो राजा मौ के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो ये मथुरा वाली ब्रांच है ये बेसिकली पहले जाकर बसी थी मालवा के इलाकों में, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न इलाका है राजस्थान के साथ लगता हुआ। तो माना जाता है वहाँ पर एक स्थानीय राजा ने उन्हें वहाँ से लड़ाई में हरा दिया और वहाँ से इन्हें भगा दिया। तो ये वहाँ से भागकर आ गए मथुरा और फिर इन्होंने मथुरा को अपना केंद्र बनाया, ठीक है। और जिस राजा ने इन्हें हराया था उसने एक उपाधि ली विक्रमादित्य, ठीक है। और ये घटना है 57 BC की। यहीं से कैलेंडर शुरू हुआ जिसको कहा गया है विक्रमी कैलेंडर। यहीं से एक संवत शुरू हुआ, विक्रमी संवत, ठीक है। तो विक्रमी संवत इसीलिए जो होता है वो 58 BC से माना जाता है, ठीक है। 58 BC से उसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है। तो विक्रमादित्य बाद में एक बहुत ही लोकप्रिय उपाधि हो गई और लोकप्रिय उपाधि जो थी वो बाद में फिर 14 राजाओं ने और ली, जिसमें कि सबसे अंतिम जो विक्रमादित्य है वो हेमू था। हेमू जो कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर से हारा था, ठीक है। बेसिकली ये हरियाणा में रेवाड़ी नाम की एक जगह से संबंध था हेमू का, और शेरशाह सूरी के वंशजों के समय में उनका प्रधानमंत्री रहा, एक अच्छा योद्धा था और उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती, लगभग 22 लड़ाइयाँ उसने जीती थी, ठीक है। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो उसने अपना आप को राजा घोषित कर दिया था, तो उसे पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हराया। तो ये वो सबसे अंतिम विक्रमादित्य माना जाता है। काफ़ी लोकप्रिय उपाधि उस समय में ये मानी गई थी, ठीक है। अब इनमें जो शक हैं, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण आते हैं वो आते हैं जो वेस्टर्न इलाकों में थे, महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में। इनका एक शासक हुआ है रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी मिलती है, जूनागढ़ एक जगह है गुजरात में, वहाँ से गिरनार अभिलेख मिला, गिरनार से। ये संस्कृत का अभिलेख था, ठीक है। संस्कृत में लिखा गया, ये पहला अभिलेख है क्योंकि इससे पहले वाले जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत भाषा में जो लिखा गया वो गिरनार अभिलेख लिखा गया, जिससे कि रुद्रदामन के बारे में काफ़ी जानकारी जो है वो मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो शकों का समय है, ये जो वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, इनका जो साम्राज्य था वो गुजरात के इलाकों में था और उस समय गुजरात में काफ़ी जो विकास था व्यापार का, समुद्री व्यापार का काफ़ी विकास इन समय में हुआ, ठीक है। और इनके जो सिक्के थे वो भी काफ़ी दूर दूर के इलाकों तक देखे गए हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लेते हैं शकों के बारे में, ठीक है। हालांकि इनमें एक और शासक का नाम भी है, नहपान भी एक शासक हुए हैं, पर उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते। क्लियर। उसके बाद शकों के बाद मैंने आपको बताया था एक तीसरी प्रजाति थी, वो थी पर्थियन। पर्थियन मैंने आपको पहले बताया ईरान के इलाके जो थे यहाँ से उनका ताल्लुक था, पर्थियन। इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कोई ज़्यादा डिटेल भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कुषाण, ठीक है।
कुषाण जाने जाते हैं कनिष्क की वजह से। अब कुषाण, इनका जो संस्थापक था उसका नाम था कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ये इनका संस्थापक था, ठीक है। और ये जब बैक्ट्रिया पे शासन था हर्मिक्स का, तो इसके कुछ सिक्कों पर एक तरफ कुजुल की तस्वीर लगी है, एक तरफ हर्मिक्स की जो पिक्चर है वो लगी हुई है, ठीक है। कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की नींव डाली। उसके बाद अगला शासक आया विम कड़फिसेस। ठीक है, विम कड़फिसेस शैव धर्म को मानता था और इसके कुछ सिक्कों पर त्रिशूल की और नंदी बैल की भी पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। इनके बाद आज सबसे मेन आता है कनिष्क, जिसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो ये पूछ लिया जाता है कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस, या फिर क्वेश्चन आएगा आपको कनिष्क के संबंध में। तो कनिष्क ये कुषाण वंश का, जिसको कहें कि एक तरह से दूसरा अशोक माना जाता है इसको, कनिष्क को, और इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। गद्दी ली इसको 78 AD में, ठीक है, सन 78 में इसको गद्दी मिली। और उसी समय एक कैलेंडर चलाया, शक कैलेंडर, जो कि आज हमारा नेशनल कैलेंडर है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो शक कैलेंडर है, जो कि कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के समय चलाया था। और ये भी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो इंटरनेशनल ग्रेगोरियन कैलेंडर, उससे 78 साल पीछे है, ठीक है। तो जिस ईयर में हो आप उसमें से 78 लेस करोगे तो शक कैलेंडर की डेट आ जाएगी। आपको ज़्यादातर जो गवर्नमेंट गैजेट्स होंगे, या कई बार आप देखना NCERT की भी जो बुक्स होती हैं उन पे भी जो पब्लिशिंग ईयर लिखे होते हैं वो भी शक कैलेंडर के ही लिखे रहते हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक वहाँ पे 1935, 1932 ये डेट मिलेंगी, तो इतने पुराने नहीं हैं, वो शक कैलेंडर की डेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई थी पुरुषपुर में, जो कि आज पेशावर के नाम से जाना जाता है। पेशावर आज पाकिस्तान में है। तो बेसिकली आपको ना हिंद यूनानियों के जो राज्यों की शुरुआत है, या इनका जो कब्जा था, वो था ही इन्हीं इलाकों में, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक मैप के जरिए बताया था, ठीक है। ये बस मैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये हुआ पाकिस्तान का, और ऊपर हो गया अफगानिस्तान, और आगे हो गए ईरान के इलाके। तो मैंने आपको बताया बैक्ट्रिया इस इलाके में था, ठीक है, यहाँ पर। पर्थिया ईरान के इलाकों में था। जब शकों ने अपने कब्जे जमाए तो शक वेस्टर्न इंडिया में यहाँ तक फैल गए थे। ये जो इलाका था ये सारा शकों के कब्जे में था, ठीक है। वेस्टर्न इलाका गुजरात का, यहाँ ये मथुरा के इलाके, ठीक है, उज्जैन के इलाके, तो ये इलाके शकों के कब्जे में थे। क्लियर। तो कनिष्क ने अपनी जो राजधानी बनाई, यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है पेशावर, पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। इनसे पहले जो हिंद यूनानी थे उन्होंने शाकल, जो कि आज पाकिस्तान में सियालकोट के नाम से है, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया, जो कि उस समय शाकल के नाम से जानी जाती थी। अब इसके समय में, कनिष्क के समय में एक बौद्ध संगीति, जो कि अंतिम बौद्ध संगीति थी, जो कि कुंडलवन में हुई। कुंडलवन कश्मीर में है। तो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष, ठीक है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहाँ से जीतकर अश्वघोष को और कुछ अन्य ऐसे बुद्ध से जुड़े हुए सामान थे जिन्हें वो लेकर आया था। तो अश्वघोष ये बौद्ध धर्म के एक लेखक हुए। इन्होंने लिखी थी बुद्ध चरित,
जिसको कि बौद्धों की रामायण भी कही जाती है। वसुमित्र ने लिखा था महाविभाष। और जो चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अशोक घोष थे, इसके बाद ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में बंट गया था। ठीक है, तो कुछ साहित्य जो थे वो इस दौरान लिखे गए और हीनयान महायान में जो विभक्ति है वो ही। कनिष्क के दरबार में ही एक आयुर्वेदाचार्य थे चरक, जिन्होंने लिखी चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता चरक ने लिखी, जो कि आयुर्वेदाचार्य थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छे जो जड़ी बूटियां हैं उनके वर्णन जो है चरक संहिता में किए हैं। इनके समय में एक व्यक्ति थे नागार्जुन, जिनको कि कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन। क्योंकि आइंस्टाइन को जाना जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के लिए। नागार्जुन ने भी उस समय में एक माध्यमिक सूत्र दिया, थ्योरी ऑफ सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इस वजह से नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो कनिष्क के दरबार में ये कुछ महान व्यक्ति थे, जिसमें कि चरक है, नागार्जुन है, वसुमित्र है, संरक्ष है। ठीक है, ये कुछ महान विभूतियाँ जो थी ये कनिष्क के दरबार में हुआ करती थी। और इसके अलावा मूर्ति कला का जो विकास है वो कनिष्क के समय में ही माना जाता है कि मूर्ति पूजा भी जो शुरू हुई भारत में वो कनिष्क के समय में ही हुई, क्योंकि जो राजत्व का दैवीय सिद्धांत है, ठीक है, वो इनके समय में आया। तो इन्होंने क्या किया कि मूर्तियाँ बनवाई, इन्होंने अपनी मूर्तियाँ भी बनवाई। कनिष्क की भी हमें एक मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। ठीक है, और उसमें क्या है कि उसने एक लंबा सा चोगा पहना हुआ है घुटने तक, और पैरों में मोटे मोटे बूट डाले हुए हैं, क्योंकि ये जो चमड़े के जूते जो माने जाते हैं वो कुषाण काल से ही माने जाते हैं। पैरों में जो मोटे चमड़े के जूते जो माने गए वो भारत में कुषाण काल से ही माने गए हैं। तो उसकी जो मूर्ति है उससे हमें कुछ ऐसी ड्रेसिंग सेंस कनिष्क की मिली है। मथुरा के पास और भी कुछ मूर्तियां जो है वो कनिष्क राजाओं की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और शैलियाँ आपको बताया मैंने, गांधार शैली जो कि हिंद यूनानी समय में विकसित हुई थी, और मथुरा शैली जो कि मथुरा की है, जो कि एक ये सभी मूर्ति पूजा से ही संबंधित है, क्योंकि मूर्तियाँ बनती थी इस शैली में। ठीक है, इसके अलावा एक सबसे मेन चीज़ जानी जाती है, जैसे सोने के सिक्के भारत में हिंद यूनानियों ने चलाए, इसी तरह कनिष्क को भी जाना जाता है सोने के सिक्कों की वजह से। भारत में प्योर सोने के सिक्के जो हैं वो कनिष्क ने चलाए, जो कि 124 ग्रेन का बना हुआ था। ठीक है, 124 ग्रेन के प्योर सोने के सिक्के जो हैं वो कनिष्क के समय में चले। इनके समय में तांबे के सिक्के बहुत चले, बल्कि सबसे अधिक तांबे के सिक्के भी इनके समय में ही चलाए गए। और कनिष्क के समय में जो व्यापार है वो रोम तक विकसित था। रोमन एम्पायर से भी काफ़ी व्यापार जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे रोमन सिक्के भी इनके इलाकों से प्राप्त हुए हैं। एंड मनुस्मृति जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, वो भी माना जाता है कि जो मनु थे उन्होंने कनिष्क के समय में ही या कहीं के कुषाणों के समय में ही मनुस्मृति जो है वो लिखी है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मनुस्मृति को जाना जाता है कि ये वर्ण की शुद्धता पर आधारित है। उससे पहले क्या हुआ था कि शूद्रों ने भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया था, तो वैश्य और शूद्र बराबर से ही हो गए थे। परंतु मनुस्मृति ने, मनु एक कट्टर ब्राह्मण थे, उन्होंने शूद्रों को फिर से वही एक बैकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। ठीक है, और वर्ण की शुद्धता बनाए रखने के लिए उन्होंने जो महिलाएं थी पुरुषों के अधीन कर दी, और जो विधवा विवाह था उस पर पाबंदी लगा दी, बाल विवाह को प्रमोट किया। ठीक है, तो ये भी जो लिखी गई ये भी कुषाण वंश के समय में ही लिखी गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हिंदू यूनानियों, शक, पार्थियन एंड कनिष्क के समय में आते हैं। कनिष्क के समय में रेशम मार्ग जो है, सिल्क रूट जिसको कि कहा जाता है, सिल्क रूट जो कि चाइना इंडिया को कनेक्ट करता है अदर पार्ट ऑफ एशिया से, तो ये भी रेशम मार्ग पे भी नियंत्रण रखने वाले राजाओं में कनिष्क या फिर कहें कि कुषाण जो थे वो सबसे मेन थे। ठीक है, इनके समय में इन रूट से काफ़ी व्यापार हुआ है। तो गाइज़ ये थे मौर्योत्तर काल में
जो राजा हैं या जिन्होंने मौर्योत्तर समय में मौर्यों का जो एम्पायर था उसको अपने किंगडम में कन्वर्ट किया। तो जिसमें कि हमने 2 पार्ट में इसको किया है, एक वो जो भारतीय थे, एक जो कि विदेशी थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। और गाइज आप अपने प्रीशियस कमेंट एंड हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो फीडबैक आपका मिलेगा तो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच।